वेलकम टू अपोरिया क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार और आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्लास 12th की पॉलिटिकल का लेक्चर नंबर 2। अभी तक आपने देखा होगा, हम एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको। इसके अंदर आपने देखा नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस क्या थे, वन पार्टी डोमिनेंस कांग्रेस का क्या था, उसके बाद में सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था वो क्या रहा प्लानिंग के लिए, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद में अगर आप देखें तो एक्सटर्नल रिलेशन कैसे थे, कांग्रेस का जो रिस्टोरेशन हुआ इंदिरा गांधी जी के टाइम में वो कैसे हुआ, डेमोक्रेटिक ऑर्डर के अंदर क्या क्या क्राइसिस आए इमरजेंसी पीरियड वाले में, तो वो सब देखेंगे। पॉपुलर मूवमेंट्स, वाटर के रिलेटेड, ट्रीज़ के रिलेटेड या फिर अल्कोहल के रिलेटेड, ये सब देखेंगे। रीजनल एस्पिरेशन जम्मू कश्मीर सिक्किम वगैरह देखेंगे। उसके अलावा जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, अयोध्या की डिस्प्यूट है, अयोध्या की डिस्प्यूट के अगर अलावा देखें तो यहाँ पे रिजर्वेशन वाला आता है। तो ये सब चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। उसके बाद में आपने देखा था कि जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो पार्ट में था, प्रिंसली स्टेट्स और दूसरा अगर बात करें तो प्रोविंशियल इंडिया। उनको कैसे मिलाया गया वो बाद में जाके इंडिया पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर कैसे जगह डिवाइड हुए। उसके अलावा देखूँ तो ये पेज गलती से ऐड हो गया, सॉरी। हाँ, उसके बाद में आपने देखा एक ऐसे मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी आती है जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए आती है, जो 1940s के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आई होप सो गाइज आपने एक ओवरव्यू तो ले लिया। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 से। अब लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे ये रहा। जो लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके अंदर देखोगे तो वहाँ पे सबसे मेन यहाँ पे बताता ऊपर की 3 मेजर चैलेंजेस क्या क्या थे इंडिया के लिए। ये बाउंड्री रिलेटेड चैलेंजेस बताते हैं, ठीक है। बाकी आगे 3 चैलेंजेस और बताएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। पर अभी जो 3 चैलेंजेस हैं वो कौन से हैं गाइज, ये देख लो। पहला होता है पार्टीशन, पार्टीशन होता है। और उसके बाद में जो भी कम्युनल वोलेंस छिड़ती है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज एक एक टॉपिक को। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कहाँ से पुटअप होते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो है पार्टीशन के बाद में जो कम्युनल वोलेंस छिड़ता है 2 जगह पे। ये कुछ ऐसे करके इंडिया का मैपिंग होती है। यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है और यहाँ पे जो पंजाब वाला रीजन है, यहाँ 2 जगह क्या होता है कम्युनल वोलेंस छिड़ती है। और बॉर्डर, एक बॉर्डर यहाँ बनेगी और एक बॉर्डर यहाँ बनेगी, कुछ ऐसे। अब दोनों तरफ क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा वोलेंस होगा। और इसी को रोकने के लिए कौन गाइस, महात्मा गांधी जी पहले वेस्ट बंगाल वाले एरिया में पहुँचते हैं और उसके बाद में लगभग महीने भर बाद में इंडिया की जो वेस्टर्न बॉर्डर है उधर की तरफ आते हैं और वहाँ पे ये मारे भी जाते हैं बाद में नाथूराम गोडसे जी के द्वारा 30 जनवरी को। उसके बाद में सेकंड चैलेंज अगर आप देखोगे तो वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वीपी मेनन साहब के अंडर में किया था। वो कैसे किया गया, ये भी एक मेजर रोल है जिनकी वजह से उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद में लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स बनाना, ये भी काफ़ी ज़्यादा टिपिकल काम था गाइस, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या फिर कुंजरू कमीशन के नाम से जानी जाती है ये कमीशन। उसके अंडर में जाके ये रोल पूरा हुआ। पोथी श्री रामुल्ला के जो फास्ट किया उन्होंने विशाल आंध्रा मूवमेंट में। उसके बाद में ये सब बनी स्टेट्स लैंग्वेज के बेस पे। तो ये सब भी कैसे क्या क्रिएट हुई गाइस, ये सब भी हम आपको एक एक करके डिस्कस करवाएंगे। अभी आप देखिए एक वर्ड आता है, एक क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का कि ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ये वर्ड किसने यूज़ किया, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने यूज़ किया था जब नाइट सेशन चल रहा था 15 अगस्त 1947 को सॉरी गाइस। तो उस रात इन्होंने ये यूज़ किया क्योंकि उनको लग रहा था कि इतनी मुश्किल से जो हमने हमारी डेस्टिनी, यानी कि डेस्टिनी का मतलब होता है जो एम था आज़ादी का, वो इतनी मुश्किल से अचीव किया है, वो कहीं सिर्फ चंद चीज़ों के लालच के कारण छिन ना जाए। तो इसी वजह से ये यूज़ किया गया। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी गाइस, दशहरा का टाइम है ना तो थोड़े पटाखे वगैरह जल रहे हैं। उसके बाद में अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने आपको कंट्री और स्टेट के बीच स्टेट और नेशन के बीच में डिफरेंस बताया था पहले भी, कि जहाँ पे कॉमन एस्पिरेशन होती हैं, ठीक है, लोग टेरिटरी कल्चर होने से कुछ नहीं होता। जबकि जहाँ कॉमन एस्पिरेशन होती है नेशन के लिए, वहीं पे एक कंट्री या फिर नेशन बन पाता है, ट्रू नेशन जिसे कहते हैं।
इसके बाद में आप देखो तो जो बुक के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर 3 मेजर चैलेंजेस के बारे में बताया गया है। अब ये वाले चैलेंजेस कौन से हैं? ये वाले चैलेंजेस वो हैं जो अभी तक सिर्फ पेपर या फिर माइंड में थे, उनको अब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना था। ठीक है। जो पहला जो चैलेंज था वो क्या था? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया की साइज़ इतनी बड़ी थी गाइस, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर उनका एरिया था। तो उस एरिया के अंदर कितने तरह के लोग होंगे, कितनी लैंग्वेज बोलते होंगे, कितना उनका कल्चर होगा, कैसे कैसे उनके रिलीजन होंगे। इंडिया के अंदर लगभग 8 रिलीजन पाए जाते हैं, मेजर रिलीजन जो हैं वो पाए जाते हैं। तो सोचो गाइस कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। उनके अंदर एक पॉलिटिकल यूनिटी तो ला दी, पर उनको कैसे एक जगह यूनिट रख सकते हैं हम, उनको किस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। इस टाइम में गाइस कहा गया था कि इंडिया कभी मैनेज हो ही नहीं पाएगा और एक टाइम बाद में क्राइसिस में आ जाएगा, पर ये ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आप देखो तो जो सबसे बड़ा जो मेजर चैलेंज था वो था रिलीजन, जिसको हमने सोल्व किया किससे गाइस? सेकुलरिज्म से। सेकुलरिज्म का हिंदी का मतलब होता है गाइस धर्मनिरपेक्ष। अब इसमें होता क्या है गाइस कि सभी रिलीजन्स को क्या करो, एक इक्वल ट्रीटमेंट दो। कोई भी नेशन या फिर कोई भी उसकी स्टेट या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई भी पॉलिटिकल यूनिट किसी भी रिलीजन को एक बढ़ावा नहीं देगी कि इस रिलीजन को प्रमोट किया जाए। ठीक है गाइस, ये हमारे 42nd अमेंडमेंट जो था 1976 का, उसमें ऐड किया गया था प्रीएम्बल के अंदर। प्रीएम्बल का मतलब होता है गाइस जनरल इंट्रोडक्शन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर उसके साथ में ये वर्ड्स और भी ऐड किए गए थे। अब ये तो देखेंगे हम चैप्टर फर्स्ट के अंदर। चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड के अंदर भी अगर देखें तो यहाँ पे भी ये जो सेकंड और थर्ड जो चैलेंज है उनको डिस्कस किया जाएगा, जिसके अंदर सेकंड के अंदर किया जाएगा डेमोक्रेसी को, कि वो कैसे इस्टेब्लिश की गई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए ताकि लोगों को इक्वलिटी दे सकें और एक डेमोक्रेसी कर सकें, जिसके अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी आएगी। ठीक है, ये 12 to 35 जो आर्टिकल है वहाँ पे बताया गया है और उनके अंदर इन चीज़ों के बारे में दिखाया गया है। अगर आप तीसरे चैलेंज की अगर बात करें तो वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट गाइस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी एक पॉलिटिकली आज़ाद कंट्री वो ज़्यादा टाइम तक आज़ाद नहीं रह पाती जब तक उसके पास खुद की इकोनॉमिक पावर ना हो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगने लगा, क्योंकि इसके अंदर वेलफेयर गोल्स होते हैं। और इसी के अंडर में आप देखो तो पॉवर्टी को इरेडिकेशन करने के लिए, इक्वलिटी के लिए ये सब लाए गए हैं। अब जो DPSP है वो 1978 के अंदर आर्टिकल 38 के अंदर लाए गए। ये आई थिंक USA से लिए गए थे गाइस। उसके बाद में अगर आप देखो तो कुछ टर्म्स वगैरह हैं, जैसे कि क्या द डाउन ऑफ फ्रीडम। द डाउन ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि मॉर्निंग ऑफ फ्रीडम, पर ये एक्चुअली में फ्रीडम थी क्या? नहीं थी गाइस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद में हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा, क्योंकि हमारे सामने पार्टीशन जैसे एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो चुकी थी। उसके अलावा आप सभी देख सकते हैं ऊपर मैंने 2 पेजेस लिए थे, उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अभी। ये देखिए गाइस, फर्स्ट पेज ये वाला है। इसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में बताया, जो कि फैज़ अहमद फैज़ की एक पोएम है द डाउन ऑफ फ्रीडम, जिनको साउथ इंडिया का उस टाइम का लगभग सबसे ग्रेटेस्ट पोइट कहा जाता था, या फिर ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक कहा जाता था। उनके बाद में यहाँ पे जिन्ना साहब की फ़ोटो है। वो सेकुलरिज्म के बारे में कहते हैं कि हमारे यहाँ पे सबको फ्रीडम दी जाएगी, चाहे कोई इंडिया में आकर, चाहे कोई पाकिस्तान में कोई भी रिलीजन का पर्सन रहे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है बाद में। उसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे अमृता प्रीतम नाम से एक पोएट हैं, वो लिखते हैं टुडे आई कॉल वॉरिस शाह। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आज़ादी के बाद में क्या हुआ, पार्टीशन के कारण कम्युनल वॉयलेंस इतना ज़्यादा हुआ कि वो कहती हैं कि पंजाब की आज जो बेटियां हैं या फिर जो भी आदमी बच्चे वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा पेन में हैं, इतने ज़्यादा राइट्स वगैरह यहाँ पे कम्युनल राइट्स वगैरह हो रहे हैं कि उसके लिए वापस से कौन आना चाहिए, वारिस साहब। वो ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि वो पहले एक पोएम लिखते हैं सिर्फ एक बच्ची के लिए, ठीक है, जो कि एक पंजाब की एक बच्ची थी। जब वो दुख में होती हैं तो उनके लिए ऊपर एक पोएम लिखी, तो उनको एक
मीडियम बना के अपना एक जो नज़रिया है वो पेश करना चाहती हैं यहाँ पे, जो कि बाद में पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार नाम से जो अवार्ड्स हैं वो इनको मिलते हैं। और आज़ादी के बाद में ये इंडिया में रहती हैं और यहाँ पे इन्होंने नागमणि नाम से एक मंथली मैगज़ीन पब्लिश की। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो भी सेकुलरिज्म की बातें करते हैं और इंडिया में वाकई में ऐसा हो भी पाता है। इसके बाद में अगर आप बात करें गाइज, यहाँ पे मैंने आपको देखिए यहाँ ये वही पॉइंट्स लिख रखे हैं। अब पार्टीशन के बारे में जो है गाइज वो देख लीजिए आप। आज आपको मैं बेसिक पढ़ा देता हूँ इसके बारे में जो भी था। पार्टीशन का बेसिक मतलब क्या होता है? टेरिटरी का डिवीज़न होना, लोगों का डिवीज़न होना और जो भी लाइबिलिटीज़ मतलब कि जो भी सामान है उनका डिवीज़न होना पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे। अब मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट इसलिए किया है गाइज क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे हो सकता है, क्योंकि लोगों के मन में आज भी क्या है, जो पुराने जो लोग हैं जो पहले पाकिस्तान में थे अब इंडिया में हैं, या फिर जो अब इंडिया में पहले पाकिस्तान में या बांग्लादेश में थे, तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीलिंग है उन नेशंस के लिए कि हाँ काश हम वहाँ जा पाते या फिर हमारे जो लोग वहाँ रह गए हैं उनसे मिल पाते। आप काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज़ पढ़ सकते हो। और पार्टीशन के बारे में अगर जानना है तो गदर मूवी या फिर मिल्खा सिंह या फिर भारत जिस सलमान खान की जो मूवी है वो सब देख सकते हो। वहाँ पे आपको पार्टीशन के बाद की जो हालत है वो काफ़ी अच्छे से समझाई जाती है, या पार्टीशन के दौरान की हालत जो है समझाई जाती है। अब 14 और 15 अगस्त को एक ब्रिटिश इंडिया क्या होता है, आज़ाद होता है, जो कि 2 नेशन थ्योरी के अंडर में, जो कि किसने दी थी, मुस्लिम लीग ने। उसके अंडर में क्या होता है, 2 पार्ट्स में ब्रिटिश इंडिया डिवाइड होता है। एक होता है मुस्लिम डोमिनेटिंग पाकिस्तान जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, एक होता है नॉन मुस्लिम डोमिनेटिंग इंडिया। अब यहाँ पे गाइज मैंने वर्ड यूज़ किया नॉन मुस्लिम डोमिनेटिंग इंडिया, हिंदू डोमिनेटिंग इंडिया यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने वाकई में सेकुलरिज्म को अपनाया था, जो कि मुस्लिम देश जो था पाकिस्तान वहाँ पे नहीं हो सका। 2 दिन बाद में यहाँ पे लाइन खींचती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जहाँ पे आज के टाइम में BSF काफ़ी ज़्यादा वर्क रोल प्ले कर रही है। अब पार्टीशन होता क्या है, कैसे क्या होता है प्रोसेस में, कैसे क्या आता है उस टाइम में, वो देख लिए गाइस। ये एक बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था जिसको डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि कैसे किया जाए, और इम्प्लीमेंट करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। पर बाद में जाके ये रिलीजियस मेजॉरिटी के बेस पे क्या किया जाता है पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान का। अब क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इसके अंदर वो देख लीजिए गाइस। ये सिर्फ प्रोविंसेस के अंदर हो रहा है, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर नहीं हो रहा है। वहाँ लोगों को पूछा भी नहीं जा रहा कि आप इंडिया में आना चाहते हो या पाकिस्तान में। वहाँ के रूलर ने जो कह दिया बस वैसा ही हो रहा है। तो जो प्रोविंसेस हैं वो देखिए गाइस, क्या क्या प्रोविंसेस के अंदर क्या क्या दिक्कतें आई पार्टीशन के टाइम में। जो पहली जो दिक्कत आई सबसे बड़ी वो क्या थी कि कोई भी सिंगल मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट थी नहीं, 2 बेल्ट थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये देखिए गाइस, थोड़ा ऐसा बनाया मैप, एक बेल्ट आती है यहाँ पे और दूसरी बेल्ट आती है यहाँ पे। अब 2 इधर की तरफ और एक आती है यहाँ पे। तो अब ये जो 2 बेल्ट हो जाएंगी उनको कैसे क्या डिवीज़न किया जाए। तो इस वजह से एक बनता है ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के टाइम में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। एक बनता है ये वाला ईस्ट पाकिस्तान है, ये वाला वेस्ट पाकिस्तान है। जो ईस्ट पाकिस्तान है वो उसको आज के टाइम में बांग्लादेश कहते हैं, जो कि 1971 में आज़ादी पा लेता है क्योंकि इंडिया उसकी हेल्प करता है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो वेस्ट पाकिस्तान को आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इन सब को भी हम गाइस डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो सेकंड जो दिक्कत आती है वो क्या होती है कि सभी मुस्लिम्स जो थे वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। जैसे कि खान अब्दुल गफ़ार खान, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, ये जो आज का पाकिस्तान है उधर की बात चल रही है यहाँ पे। वो चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान में मिले, पर इनकी बात सुनी नहीं जाती और इनको भी मर्ज कर लिया जाता है पाकिस्तान के अंदर। इनको कहा जाता है गाइस फ्रंटियर गांधी। अब तीसरी दिक्कत क्या आती है गाइस कि बहुत ज़्यादा एक लार्ज नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो इंडिया के अंदर थी, और लार्ज मुस्लिम मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया के अंदर थी, और जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो पाकिस्तान के अंदर थी। तो
तो अब उनकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही कि उनको किधर जाना है, और यही बनता है कम्युनल वॉयलेंस का मेन कारण, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता एट टाइम में कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में। वो खुद को एक एलियन की तरह फील करते हैं कि हाँ, जहाँ पे हम इन हमारे एंसेस्टर्स आज तक रहते आए हैं वहाँ पे भी हमें कैसे रहना पड़ रहा है, एक एलियन की तरह रहना पड़ रहा है। इनके ऊपर रातों रात अटैक हो जाता है और ये समझ नहीं पाते कि ये क्या करें, और सब यही सोचते हैं लीडर्स वगैरह कि हाँ एक टाइम बाद में ये दिक्कत सोल्व हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। उसके बाद में अगर आप अगली दिक्कत को अगर देखें तो वो क्या है, माइनॉरिटीज़। ये तो क्या था गाइस, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी ना दूसरे देश के अंदर, उसकी बात है। पर कहीं कहीं ऐसा भी था कि माइनॉरिटी थी, ठीक है, उसकी भी दिक्कत थी बॉर्डर के दोनों साइड में कि उनको अब किधर डिस्प्लेस किया जाए, इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। ठीक है गाइस, इसके बाद में देख लीजिए आप एक बार क्या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो देखिए गाइस। ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट पार्टीशंस में से एक था, जो कि अब्रप्ट यानी कि अचानक हुआ, अनप्लान, जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। ट्रैगिक ट्रांसफ़र ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब कि ऐसा अचानक से होने वाला ह्यूमन पॉपुलेशन का इतना बड़ा पार्टीशन था जिसको ट्रांसफ़र करना गया, जो कि अनप्लान्ड था। अब गाइस सोचो, कोई भी एक ऐसा इतने बड़े लेवल पे अचानक से कोई बिना प्लानिंग के इधर उधर लोगों को भेजेगा तो क्या होगा। उसकी जो भी दिक्कतें थी वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। अब आप जानते हो कि रिलीजन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए जो कम्युनल वॉयलेंस थी वो सबसे पहला मुद्दा, कम्युनल जोन थे वो सबसे पहला इसका रिज़ल्ट निकला कि जो इंडिया और पाकिस्तान के जो दोनों तरफ के बॉर्डर हैं, पंजाब और वेस्ट बंगाल वाले इलाके में, ये देखो इधर ये गुजरात आएगा और इधर की तरफ ये, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी स्टेट्स होती हैं, सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, ब्रूटलेसली किलिंग होती है एक दूसरे की, जो कि रिलीजन के नाम पे करते हैं। और इसी वजह से रिलीफ कैंप बनाए जाते हैं जिनको रिफ्यूजी कैंप्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदूज़ और सिख्स के लिए इंडिया के अंदर और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान के अंदर, और हर कोई अपने रिलीजन वालों की मदद करता है। दूसरी दिक्कत होती है गई, सबसे बड़ी मुसीबत हर बार जो होती है वो वुमेंस को फेस करनी पड़ती है। उसके अंदर क्या होता है, वुमेंस को मार दिया जाता है, इवन रेप कर दिया जाता है, उनको ब्रूटली अटैक किया जाता है, फोर्सफुली उनसे शादी कर ली जाती है, और उनकी फैमिली के द्वारा ही उनको मार दिया जाता है कि फैमिली का ऑनर बचाने के लिए, ये हमारी बेटियां गलत हाथों में ना चली जाएं। सिर्फ इसीलिए उनको अपनी फैमिली भी मार देती है गाइस। उसके बाद में आप देखो तो डिवीज़न ऑफ हार्ट्स, मतलब कि दिलों का बंटवारा। जो भी बच गए थे उन्होंने ये फ्रेज़ यूज़ की है स्टोरीज़, पोएम्स और मूवीज़ के अंदर कि ना सिर्फ सामान बटा है, ना सिर्फ लोग बटे हैं, बट गया क्या, लोगों का दिल बट गया है। ये बहुत ज़्यादा डीप है गाइस कि लोग जो हैं अभी भी अलग तो हो चुके हैं, पर उनका मन अभी भी मन नहीं मान रहा है कि हम अलग हो गए। उसके बाद में जो अगर देखो तो 80 लाख पीपल्स जो थे वो माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और 5 से 10 लाख लोग मारे जाते हैं। तो गाइज़ आप देख ही सकते हैं ना कितना बड़ा ज़्यादा अब्रप्ट अनप्लैंड होगा ये। अब इसका मतलब क्या होता है गाइज़, क्या इंडिया एक नॉन मुस्लिम कंट्री बना? नहीं गाइज़, 12% जो पॉपुलेशन है इंडिया की 1951 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो क्या है, मुस्लिम। ठीक है गाइज़, अगला जो टॉपिक है वो महात्मा गांधी जी का है। वो एक शॉर्ट टॉपिक है जो कि हम अभी डिस्कस कर लेते हैं गाइज़। महात्मा गांधी जी जो होते हैं वो कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए पहले यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में जब लोग थोड़े टाइम बाद में फिर से अगर रिवोल्ट करने लगते हैं, कम्युनल वायलेंस करने लगते हैं, तो यहाँ पे फास्ट पे बैठते हैं, जिसके कारण वाकई में फ़र्क पड़ता है और ये रुक जाते हैं। नेक्स्ट मंथ ये जाते हैं इधर की तरफ, जहाँ पे जाने की वजह से क्या होता है, बीच में जितने भी लोग होते हैं वो इनकी बात मानते जाते हैं। पर ये क्या कहते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं उनको अपने देश में जाने दिया जाए, उन पे कोई अटैक नहीं करेगा। पर एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट वो होते हैं गाइस जो कि किसी भी बात को काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएं कि मतलब नहीं ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं, गांधी जी पे अटैक करते हैं। कई बार अनसक्सेसफुल होने के बाद में भी गांधी जी कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। तो नाइट प्रेयर्स के टाइम में नाथूराम विनायक गोडसे जी के द्वारा इनको 3 गोली मार के इनको शूट कर दिया जाता है 30 जनवरी 1948 को। अब इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, जो भी कम्युनल वॉयलेंस होती है वो रुक जाती है। जो भी गवर्नमेंट होती है वो जितनी भी कम्युनल वॉयलेंस फैलाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि
हिंदुइज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करी थी, उसको रोका जाता है। कम्युनल वोलेंस को रोका जाता है। ठीक है, अपने आप में कम्युनल वोलेंस इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि उसके बाद में ये सामने से कम होते दिखता है और आज के टाइम का जो एक प्रॉपर इंडिया है वो बनने लगता है और सिचुएशंस काफ़ी कंट्रोल में आ जाती हैं। तो इस तरह से गांधी जी का रोल रहा, पार्टीशन रहा। ठीक है गाइस, आई होप सो गाइज़ आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से पार्टीशन हुआ, किस तरह से लोगों आपको बीच में बंटवारा हुआ, किस तरह से उन चैलेंजेस को फेस किया गया और पार्टीशन का जो चैलेंज था वो सामने से आके कन्फर्ट किया गया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं गाइज़, प्लीज़ इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए गाइज़, ताकि सबसे पहले वीडियोज़ आप तक पहुँचे और आप अपनी 12th की प्रिपरेशन कर पाएँ। थैंक यू गाइज़।